आज हम टीटीसी नेट का 7th क्लास करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति में हार्दिक स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम्स। ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम का जो आज अभी तक बहुत इनोवेशंस हो चुका है, तो उस इनोवेशंस में यानी न्यू क्रिएटिविटी आ चुकी है। ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम में, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, so innovations in evaluation system. Traditionally, many teachers have evaluated their students' knowledge. पहले के टीचर्स ट्रेडिशनली जो हमारे पहले के प्रोसेस चले आ रहे हैं, उसमें टीचर्स क्या करते थे, बच्चों को कैसे इवैल्यूएट करते थे, कैसे एग्जामिन करते थे, बाय गिविंग एग्जामिनेशन, उन लोगों का एग्जाम लेकर एंड पेपर्स एंड ओनली ऑफन एट द मिडिल एंड ऑफ द क्वार्टर। सो एंड टर्म में उन लोग क्या करते थे, क्वार्टर एंड में हम लोग बच्चों का एग्जाम लेंगे, जिससे कि उनका इवैल्यूएशन होता था। ठीक है, रिटन। बट अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एज ए रिजल्ट, ए प्रोफेसर लेक्चरिंग टू ए लार्ज इंट्रोडक्टरी क्लास might not recognize until final exams are finished that students consistently confuse the essential and closely related ideas. तो प्रोफेसर्स क्या करते थे, बहुत देर तक लेक्चर देते थे, इंट्रोडक्टरी क्लास वगैरह, जबकि बच्चे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन वो मतलब टीचर्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि बच्चे ने कितना मतलब पढ़ा, कितना समझा, कितना जानते हैं पहले के वो। बट जब तक फाइनल एग्जाम फिनिश ना हो जाए, फाइनल एग्जाम के बाद ही टीचर्स को एक आइडिया होता है कि बच्चों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है। ओके, नाउ कंसेप्ट मैप्स। कंसेप्ट मैप्स क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अभी हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी कंसेप्ट ले रहे हैं, ठीक है, जिससे बच्चों को इजीली समझ आ सके कोई भी टॉपिक्स, तो उसका एक और प्रोसेस है कंसेप्ट मैप्स। विद द हेल्प ऑफ मैप्स बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कनेक्शंस बिटवीन कंसेप्ट्स दैट स्टूडेंट्स हैव लर्न। सो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि बच्चों को मतलब इजीली हम कनेक्ट कर सके पहले जो उन्होंने सीखा और अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, इस तरह से हम बच्चों को एक मैप की तरह बताकर उन्हें सिखा पाते हैं कि पहले उन्होंने क्या सीखा और अब उन्हें क्या सीखना है, और इस तरह से दोनों का कनेक्शन हम बता पाते हैं। ठीक है, दिस कंसेप्ट्स आर कनेक्टेड बाय डायरेक्शनल लेवल लिंक्स टू शो द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। तो ये कनेक्टेड कैसे रहता है, दिस कंसेप्ट्स आर कनेक्टेड डायरेक्शनली। So these concepts are connected by directional label links to show the relationship between them. इस तरह से क्या करते हैं, लिंक्स जो है उन्हें लेबलिंग कर देते हैं, डायरेक्शन वगैरह दे देते हैं, जिससे बच्चे क्या करते हैं, कंसेप्ट को इजीली कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट मैप्स आर एक्सीलेंट टूल्स। ये जो है सबसे बेस्ट मेथड है, बेस्ट टूल है दैट कैन प्रोवाइड इंस्ट्रक्टर्स विद ए फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स आफ्टर द स्टूडेंट्स वे इंट्रोड्यूस टू द न्यू मटेरियल। सो कंसेप्ट मैप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक्सीलेंट मटेरियल है, टूल है फॉर द टीचर। कैसे, ताकि बच्चे को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कर सकें। फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, ओके, सो इस तरह से क्या कर पाते हैं, जिससे हमें फीडबैक मिलता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का फायदा क्या है, हमें इन रिटर्न फीडबैक मिलता है कि बच्चों ने कितना एक्वायर किया नॉलेज को। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा, उन्हें क्या उन्होंने गलती सीखा है। बच्चे सीखते हैं तो कभी कभी गलत भी चीज़ भी सीख लेते हैं। सपोज हमने बताया कि 2 के बाद 3 होता है और उन्हें समझ में आया कि 2 के बाद 4 भी होता है, तो वो क्या करेंगे, 2 के बाद 3 नहीं बोल के 4 बोल देंगे। तो कोई बच्चे 2 के बाद 3 बोलेंगे, कोई बच्चे 2 के बाद 4 बोल देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, हमें एग्जाम लेने से पता चल जाता है कि इस बच्चे को ये वाला रॉन्ग आइडिया आ गया है और किसी बच्चे को वही राइट आइडिया है। ठीक है, इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी कई बच्चों को हो जाती है समझने में। सपोज न्यू मटेरियल उन्होंने हमें न्यू देना है उसके साथ। ठीक है, for example, the instructor can post an incomplete concept map where students are asked to fill in the blanks to build a complete map, which is then submitted to an instructor in class or via an online Dropbox. So, क्या बोल रहे हैं इसमें, एक एग्जाम्पल हमें लिया है क्या, कि इंस्ट्रक्टर कैन पोस्ट एन इनकम्प्लीट कंसेप्ट मैप। टीचर ने क्या किया, इंस्ट्रक्टर मीन्स व्हाट, टीचर। तो टीचर ने क्या किया, एक कंसेप्ट मैप बनाया जो कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, उसमें फिल करना है किसे, बच्चे को। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स टू बिल्ड ए कंप्लीट मैप, ताकि उस मैप को पूरा कंप्लीट करे बच्चा खुद। हमने इनकम्प्लीट मतलब आधा अधूरा किया, लेकिन बच्चा उसे क्या करेगा, पूरा फिल करेगा। इस और बाद में बच्चा क्या करेगा, टीचर को क्लास में या फिर ऑनलाइन ड्रॉप बॉक्स में सबमिट कर देगा।
इस तरह से क्या होगा, टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चे से इजीली बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट ऐप के द्वारा उनका फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, बच्चों को कितना समझ में आया। नाउ कंसेप्ट टेस्ट। Concept tests are multiple choice questions designed to test the understanding of a single concept. They are effective at identifying common student misconceptions surrounding traditionally difficult concepts in science and engineering have been shown to enhance student comprehension of fundamental concepts. तो कंसेप्ट टेस्ट क्या है, ये एक एमसीक्यू टेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एमसीक्यूज लिया जाता है, डिजाइन टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिंगल कंसेप्ट। कोई भी टॉपिक के ऊपर, कोई भी एक टॉपिक है उसके ऊपर हमने बहुत सारे एमसीक्यूज तैयार किए और बच्चे को क्या किया, हमने फॉरवर्ड किया। अब बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। अगर बच्चों ने सही में मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाई की है तो सही आंसर टिक करेंगे, है ना। दैट मीन्स एमसीक्यू है तो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस मिलेंगे बच्चों को, है कि नहीं। कभी कभी 3 ऑप्शंस भी रहते हैं। तो अगर बच्चे को सही कंसेप्ट है तो उसमें से देखकर वो सही आंसर टिक करेंगे। बट अगेन अगर बच्चे को कुछ गलत कंसेप्ट मिला हुआ है तो बच्चा रॉन्ग आंसर टिक करेगा। इससे क्या होगा, बच्चे के बारे में इजीली टीचर को आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को इस बारे में नहीं मालूम है। ठीक है, दे आर इफेक्टिव एट आइडेंटिफाई कॉमन मिसकंसेप्शन। भाई मतलब इजीली टीचर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे को कहाँ गलती है। ठीक है, उन्हें कहाँ गलत समझ में आया है। तो इस तरह से टीचर क्या कर सकते हैं, रेमेडियल क्लास लेकर बच्चे की इस गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, और ये कंसेप्ट जो है स्पेशली साइंस इंजीनियरिंग सब में ज़्यादा यूज होता है टू इनहांस स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन, ताकि बच्चों का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उससे और अच्छी तरीके से ब्रॉडली समझा सकें। ठीक है, the questions are posed during the lecture immediately after the key concept has been described or discussed. At the same time जब टीचर ने पढ़ा दिया, लेक्चर दे दिया, then टीचर क्या स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पोज कर सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं टीचर को कि इसके बाद कि आपने ऐसा पढ़ाया तो इसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ अप्लाई हो सकता है। बच्चे इस बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं और टीचर एट द सेम टाइम बच्चों को आंसर समझा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो क्या है? An e-portfolio is an online space where students can store and organize artifacts. E-portfolio is an online space where students can store and organize artifacts that they've produced in the course. So, e-portfolio क्या है? ऑनलाइन स्पेस है, एक जगह है ऑनलाइन। एक ऑफलाइन होता है और एक ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ नेट हम क्या कर सकते हैं, डिजिटली एक कोई भी चीज़ को हम स्टोर कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, जो उन्होंने सीख लिया है उस डाटा को वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मोबाइल में या लैपटॉप में या कहीं पर भी स्टोर करके रख सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइज आर्टिफैक्ट्स, और बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज, एक के बाद एक। जैसे हमने आज ये पढ़ा, यहाँ ऑर्गेनाइज कर दिया उन्होंने, फिर उन्होंने ये पढ़ा तो इसको ऑर्गेनाइज कर दिया। इस तरह से करके वो इजीली ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ठीक है, दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड इन द कोर्स, क्योंकि उन्होंने कोर्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सच एज जैसे कि एग्जाम्पल में असाइनमेंट्स, रिटन असाइनमेंट्स, इमेजेस, वीडियोज एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक जगह स्टोर कर सकते हैं और बाद में उन्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए फिर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन दे यूज द e-portfolio to reflect on their learning experience. इस तरह से उन्होंने क्या पढ़ाई किया उस बारे में रिवाइज करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए उस e-portfolio को फिर से यूज कर सकते हैं, खोल कर देख सकते हैं। ठीक है, An e-portfolio requires students to pause and reflect on their learning, often by making explicit connections between different learning experiences. So, जो e-portfolio है, इससे क्या ज़रूरत है? To pause and reflect on their learning. बच्चे जो सीख रहे हैं, पहले रुक जाएं, देखें उन्होंने क्या सीखा अभी तक और नेक्स्ट उन्हें क्या सीखना है, और उन दोनों के बीच क्या कर सके, कनेक्शन बना सके कि कैसे क्या हमने सीखा और अभी जो हम सीखने वाले हैं इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। इससे क्या होता है, बच्चे बहुत इजीली समझ पाते हैं और याद कर पाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस डिपेंड्स देयर लर्निंग एंड हैज द एडेड बेनिफिट ऑफ हेल्पिंग देम टू क्रॉनिकल देयर लर्निंग। इस तरह से वो क्रॉनिकल कर सकते हैं, अपने जो उन्होंने पढ़ाई किया है वो डीपली पढ़ सकते हैं और उसे क्रॉनिकल कर सकते हैं, एक जगह एक साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से चीज़ दिमाग में बैठ जाता है कि उन्होंने क्या क्या सीखा है। ठीक है,
and they can look back on earlier work in their portfolio, e-portfolio, and readily see how much they have learned and how far they have progressed in the course. So इसमें बोल रहे हैं कि फिर से पीछे जाकर देख सकते हैं e-portfolio को खोलकर कि उन्होंने पहले क्या पढ़ा था और इस तरह से वो बाद में क्या पढ़ने वाले हैं, उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया अपने कोर्स में, आगे पीछे देखकर वो समझ सकते हैं और e-portfolio को ओपन करके स्टडी अगेन कर सकते हैं. An e-portfolio helps students to see connections within various components of a course or among their various courses. तो e-portfolio mainly यूजेबल किधर होगा, यूजफुल कहाँ पर होगा, जब बच्चे उसे कनेक्शन के लिए यूज करेंगे. पहले उन्हें अच्छी तरीके से एक जगह स्टोर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में जब उन्होंने पढ़ा, नेक्स्ट डे उन्होंने फिर पढ़ा दूसरी चीज़, फिर तीसरे दिन उन्होंने दूसरी चीज़ नई चीज़ पढ़ी. इस तरह से वो क्या करेंगे, एक जगह लिख कर एक जगह स्टोर करके फिर और खोल कर वो देखते सकेंगे और समझ सकेंगे कि इसके बारे में ये है, इससे रिलेटेड ये है, इससे रिलेटेड ये है. इस तरह से उनकी दिमागी विकास भी साथ में होती रहती है और पढ़ाई भी चलती रहती है. ठीक है. नाउ पॉडकास्ट एंड ब्लॉग. पॉडकास्ट एंड ब्लॉग क्या है या ब्लॉग क्या है? पॉडकास्ट और ब्लॉग project encourages students to take their identifications, analysis, reports, diagrams, etc. to a real-world digital level by creating a visual or verbal file for submission that activates and authenticates their learning. This can be done individually or collaboratively. तो ये जो है हम एक साथ मिलकर भी कर सकते हैं और अकेले इंडिविजुअली भी कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, इन सबको क्या कर सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं. ठीक है. सीरियली उसे एक जगह फोकस करने के लिए कोई भी थीम कुछ भी हुआ उसे बहुत जगह अच्छी तरीके से एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड पॉडकास्ट और ब्लॉग. ओके. टू ए रियल वर्ल्ड digital level by creating a visual or verbal file for submission that activates and authenticates their learning. तो उन्होंने जो सीखा, जो उन्होंने पढ़ा, उसे बहुत सुंदर से एक फाइल में बोलकर या लिखकर बहुत अच्छे से बनाकर उसे सबमिट कर सकते हैं. ठीक है. इससे क्या होता है, उनका जो पढ़ाई है वो अच्छे से मतलब एक्टिवेशन होता है. इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं बच्चे और इनकरेज होते हैं उससे बच्चे स्पेशली. ठीक है. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, क्रिएटिविटी है आज हमारी लर्निंग का, जिससे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं इन देयर लर्निंग प्रोसेस. ठीक है. इसे मेनली बच्चे क्या कर सकते हैं, फाइल बनाकर सबमिट कर सकते हैं. ठीक है. इससे क्या होता है, डिजिटल एक्चुअली प्रोसेस है ये. इस डिजिटल प्रोसेस में बच्चे बहुत अपने आप को इन्वॉल्व करके पढ़ाई को यूज कर सकते हैं और जब उन्हें मन हो उन्हें खोलकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ठीक है. Podcasts and blogs are similar to poster representations in terms of content-based orientation of them. Yet they take it to a different level by creating and facilitating an extension of the classroom for audiences beyond the students' immediate classmates and immediate teacher. So podcast and blogs क्या है? इसमें अभी ऑलरेडी हमने देखा कि पॉडकास्ट या ब्लॉग्स क्या है. सीरियली आप कोई भी चीज़ को क्रिएटिविटी करके आप एक जगह स्टोर कर सकते हैं, एक जगह सबमिट कर सकते हैं. ठीक है. जिसमें आप जितना आपने पढ़ाई किया, ओके, जितना मतलब एक बच्चे ने एक्वायर किया नॉलेज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और उसी चीज़ को यूज कर सकते हैं. ठीक है. इट इज सिमिलर टू पोस्टर प्रेजेंटेशन. पोस्टर की तरह भी आप बनाकर उसे प्रेजेंट कर सकते हैं अगर उन्होंने कुछ ओरिएंटेशन करना है तो. ठीक है. Yet they take it to a different level by creating. और उससे क्या कर सकते हैं, वो खुद से क्रिएटिविटी यूज करके स्टेप उसमें बहुत सारे प्रोसेस यूज करके बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस को, मतलब क्लासरूम के बच्चों या फिर ऑडियंस में कहीं पे भी आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. और इमीडिएट क्लासमेट्स एंड इमीडिएट टीचर, और जब भी आपको कोई भी पूछ ले आप इजीली बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स. ठीक है. एक्चुअली ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन है. आप एक जगह अच्छे से सबमिट कर दिया. ठीक है. बनाकर फाइल्स को अच्छे से बनाकर आपने सबमिट कर दिया और जब भी टीचर आपसे पूछे या ऑडियंस को सामने आपको प्रेजेंट करना है तो बहुत अच्छे से खोल कर उसे आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं. ठीक है. दिस टाइप ऑफ असाइनमेंट encourages प्रोफेशनल राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन प्रोसेस such as oral and visual communication skills.
but it also fosters networking and building of connections for the students and subject matter. So इस तरह का जो काम है, असाइनमेंट है, स्पेशली एनकरेज किसको करता है? प्रोफेशनल राइटिंग। जो प्रोफेशनल काम वगैरह करते हैं ना, उसके लिए बहुत फायदेमंद है ये प्रेजेंटेशन प्रोसेस भी, क्योंकि उन्हें ओरली मुंह से बोलकर या दिखाकर उन्हें बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है स्किल्स को, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ही प्रोफेशनल काम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बट इट ऑल्सो फोस्टर्स नेटवर्किंग, आपके नेटवर्किंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कनेक्शन अगर आपको बनाना है स्टूडेंट्स और टॉपिक के ऊपर, तब भी ये पॉडकास्ट और ब्लॉग बहुत ही यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो टॉक शो परफॉर्मेंस। Talk show performance is an authentic version of the more traditional in-class presentation, as it directs students to take on and embody their learning for an interactive live और record discussion। टॉक शो परफॉर्मेंस में क्या होता है? इस लाइव शो होता है, ठीक है। इसमें टॉक होता है लेकिन इसमें परफॉर्मेंस करते हैं, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टॉक शो परफॉर्मेंस। ये क्या होता है? ट्रेडिशनल क्लासरूम जैसे प्रेजेंटेशन होता है, वैसे ही आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं एज ए डायरेक्ट स्टूडेंट्स टू टेक ऑन एंड एम्बॉडी देयर लर्निंग। जो उन्होंने सीखा फॉर इंटरेक्टिव लाइव और रिकॉर्ड डिस्कशन, आप इसमें डिस्कशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी कैरेक्टर बेस्ड, अगेन आप इसमें कैरेक्टर बेस्ड भी कर सकते हैं इस परफॉर्मेंस को, दैट इज स्टूडेंट्स टेकिंग ऑन एंड एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल इन द डिसिप्लिन। जो बच्चे हैं, जो एक बच्चे जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, टॉकिंग अबाउट द इश्यूज, उस चीज़ के बारे में वो बात कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, डायग्राम्स वगैरह दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड आंसरिंग क्वेश्चंस एज दिस पर्सन वुड, और इस तरह से आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इट कैन बी सेल्फ बेस्ड, अगेन वो खुद से भी आप कर सकते हैं, दैट इज स्टूडेंट्स परफॉर्म एज देमसेल्व्स, बच्चे खुद से परफॉर्म करेंगे, ओके। प्रेजेंटिंग द मटेरियल्स, बच्चे प्रेजेंट भी करेंगे मटेरियल को। आंसरिंग क्वेश्चंस, आंसर्स भी करेंगे एज दे देमसेल्व्स वुड बी बेस्ड ऑन देयर डेवलपिंग नॉलेज। इस तरह से बच्चे क्या करें? अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। अगर सेल्फ बेस्ड होगा तो बच्चे क्या करेंगे? खुद से दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, आंसर भी करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। नाउ माइनर पेपर। Pose two questions in which students identify the most significant things they have learned from a given lecture, discussion or assignment. So इसमें क्या कर सकते हैं? एक या दो क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं, इन विच स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई, इसमें बच्चे आइडेंटिफाई कर पाएंगे द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग्स, इसमें बहुत जरूरी जो चीज़ है दैट दे हैव लर्न, जो एक लेक्चर से उन्होंने बच्चों ने सीखा, इस दौरान आप क्या कर सकते हैं? एक दो क्वेश्चन बच्चों के सामने रख सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मैनेज पेपर, ओके। गिव स्टूडेंट्स 1 or 2 minutes to write a response on an index card or paper, और हम क्या कर सकते हैं? 1 या 2 मिनट के लिए उन्हें क्या कर सकते हैं? रेस्पॉन्स देने के लिए, आंसर देने के लिए हम एक इंडेक्स कार्ड या पेपर में देकर वेट कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्ट देयर रिस्पॉन्सेज एंड लुक देम ओवर क्विकली, अगेन आफ्टर दिस हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे उन रिस्पॉन्सेज को, कागजों को, और अगेन हम उसमें लुक देम, फिर से हम देखेंगे उन्होंने क्या लिखा उसका आंसर, लेकिन जल्दी, ओके। Their answers can help you to determine if they are successfully identifying what you view as the most important. So इस तरह से आंसर जो उन्होंने दिया, उस आंसर से आप बहुत इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे कि आप कितने अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं और बच्चे कितनी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है? इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असेसमेंट, a software system inputs problem-specific rules for automatic scoring from examples of instructor grading of the student assignments. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है, ये असेस किया जा रहा है। इस असेसमेंट में क्या होता है? बच्चों को सॉफ्टवेयर सिस्टम के द्वारा कोई भी आपने प्रॉब्लम से दिया, ठीक है, और बच्चे जो आंसर्स करेंगे उन्हें स्कोर जो करेंगे फ्रॉम एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग। इस तरह से क्या करेंगे? इंस्ट्रक्टर उसे ग्रेड कर पाएंगे बच्चों के असाइनमेंट्स को देखकर। इस तरह से देखा जाए तो टीचर ने बच्चों को एसेस किया है, ठीक है, ग्रेडिंग देकर। आफ्टर मतलब बिफोर, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने टेस्ट लिया, आफ्टर दैट उन्होंने स्कोर वगैरह देखा, एंड आफ्टर दैट उन्होंने जज किया एंड ग्रेडिंग किया, ठीक है। असेसमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असेसमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम। तो इवैल्यूएशन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा एक इनोवेशन है, कौन सा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अभी हम जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सब इनोवेशन ही है, ठीक है। जैसे माइनर पेपर हुआ, पॉडकास्ट हुआ, ब्लॉग हुआ, इससे पहले हमें जितने ही पढ़े सारे के सारे क्या है? इनोवेशन है।
जो कि एग्ज़ाम में असेसमेंट के द्वारा आजकल ये नए नए प्रोसेस किए जा रहे हैं बच्चों को असेस करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, ठीक है। तो उसमें से एक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, ठीक है। इनिशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स आर अप्लाइड टू लर्न हाउ एन इंस्ट्रक्टर ग्रेड्स ए प्रॉब्लम। सो पहले इसे कैसे यूज़ किया जा रहा था, ये टेक्निक कैसे अप्लाई हो रहा था, टू लर्न हाउ एन इंस्ट्रक्टर, एक टीचर कैसे एक प्रॉब्लम को ग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे ग्रेडिंग बना रहे हैं इसका। द इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएट्स अ सैंपल सेट ऑफ स्टूडेंट्स रेस्पॉन्सेज, जैसे इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कुछ ही प्रॉब्लम दिया गया बच्चों को, उन्होंने कैसे सॉल्व किया, उस हिसाब से उन्हें क्या किया जाएगा, ग्रेडिंग किया जाएगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर इवैल्यूएट्स अ सैंपल सेट, अगेन इंस्ट्रक्टर यानी टीचर ने क्या किया, इवैल्यूएट किया एक सैंपल सेट ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, जो बच्चे ने आंसर दिया उसे उन्होंने देखा, एंड द सिस्टम क्रिएट्स ए कंप्यूटर मॉडल इनकॉर्पोरेटिंग रूल्स एंड इट इन्फर्ड अबाउट द इंस्ट्रक्टर्स ग्रेडिंग डिसीजंस। इसे टीचर ने जो ग्रेडिंग किया वो कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा भी कर सकते हैं, दोनों के रूल्स को, और आप बाद में देख सकते हैं कि टीचर की वजह हिसाब से मिला कि नहीं मिला, ठीक है, दोनों डिसीजन मैच हुआ कि नहीं हुआ। द मॉडल इज देन यूज टू ग्रेड अदर स्टूडेंट्स वर्क। अगर सेम प्रोसेस आप उस मॉडल को क्या कर सकते हैं, अदर दूसरे बच्चों के लिए भी आप उसको ग्रेडिंग कर सकते हैं उसी प्रोसेस से, ठीक है। नाउ जस्ट इन टाइम टीचिंग, just-in-time teaching actively engages students in learning new material and gives the instructor information on students' existing knowledge before teaching on the topic begins. तो जस्ट इन टाइम टीचिंग में क्या होता है, इसमें बच्चों को हम एंगेज करते हैं किसमें, ताकि वो एक नई चीज़ सीख सके, इन लर्निंग न्यू मटेरियल, ठीक है। अगेन और वो इंस्ट्रक्टर को क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्टूडेंट्स का जो पहले से जानते हैं उस बारे में वो क्या करेंगे, बच्चे टीचर को बताएंगे कि हमें ये इस बारे में पता है, ठीक है, जब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उससे पहले, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड टू ए वेब बेस्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस, यूजुअली ओपन एंडेड थॉट क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस अबाउट न्यू मटेरियल बिफोर इट इज कवर्ड इन द क्लास। तो पहले हम जैसे क्लास में करेंगे उससे पहले बच्चों को क्या किया जाता है, वेब बेस्ड मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सेट दिया जाता है ओपन एंडेड, जिसमें सब आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को, उस एक्सरसाइज को। After giving students submissions, the instructor adjusts teaching activities to meaningfully address students' shortcomings and misconceptions just in time in the learning process. और इस तरह से क्या कर सकते हैं, टीचर को एक हेल्प होता है कि बच्चे जब आंसर दे देंगे तो इस तरह से बच्चों के बारे में टीचर को आइडिया हो जाता है कि क्लास के बच्चों को कितनी दूर तक की हद की जानकारी है इस टॉपिक के ऊपर। इस तरह से टीचर क्या करेंगे, बहुत मीनिंगफुल क्लास बनाने सकेंगे, बहुत ही मतलब जैसा बच्चों को जहाँ तक जानते हैं वो हिसाब से वो वहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ताकि बच्चे को उससे इजीली वो कैच कर सके इस नए टॉपिक को पहले के टॉपिक से रिलेट करके, ठीक है। और इससे क्लास बहुत ही मीनिंगफुल होता है, और उनकी जितनी भी गलतियाँ सपोज उन्होंने सीखी हुई है, मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे बहुत इजीली वो अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। नाउ असेसमेंट रूब्रिक्स। A rubric for assessment, also called a scoring guide, is a tool used to interpret and grade students on any kind of work against criteria and standards. तो assessment rubrics क्या है, इससे हम स्कोरिंग गाइड भी बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं ना, उसको गाइड के हिसाब से टीचर के लिए फायदेमंद होता है कि बच्चे कितना मतलब स्कोर कर पा रहे, कितना सीख पाए हैं, तो इससे टीचर को एक आइडिया हो जाता है। सो इट इज ए टूल यूज टू इंटरप्रेट एंड ग्रेड स्टूडेंट्स, बच्चों को हम ग्रेडिंग करने में बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। और एनी काइंड ऑफ वर्क अगेंस्ट क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स, जो भी उन्हें दिया गया है उस हिसाब से बच्चे ने कितना किया, कितना परफॉर्मेंस अच्छा दिया, खराब दिया, उस हिसाब से वो बच्चे को ग्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। An assessment rubric provides the means to increase objectivity in assessment and reduce subjectivity, presents a clear expectation on the assessments and relates it to the learning outcomes, ensures consistency, transparency, and fairness in the marking process across course instructors for the same assessment type, efficiently grades or marks any assessments for a large group of students, defines clear guidelines for moderation, and provides more objective data for analytics. So assessment rubric से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। मीन्स टू इंक्रीज ऑब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट,
जो ऑब्जेक्ट बेस्ड हम क्या कर सकते हैं, असेसमेंट ले सकते हैं, बच्चों को टेस्ट कर सकते हैं। सब्जेक्टिविटी हम थोड़ा कम कर सकते हैं, जिसमें बच्चों एमसीक्यू वगैरह करेंगे तो इजीली उनका असेसमेंट हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिविटी मीन्स जो ब्रॉडली आंसर्स वगैरह रहते हैं ना, वैसे हम कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। प्रेजेंट से क्लियर एक्सपेक्टेशन ऑन असेसमेंट्स, और असेसमेंट जो भी होगा उसमें बहुत क्लियर एक एक्सपेक्टेशन मिलेगा, ठीक है। रिलेट्स इट टू लर्निंग आउटकम्स, और बच्चे ने क्या सीखा उससे बहुत अच्छे से रिलेशन बना देता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना क्या रिजल्ट हुआ, ओके। एंश्योर्स कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द मार्किंग प्रोसेस, और मार्किंग इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चे को मार्किंग कर सकते हैं। राइट है तो 1 मार्क्स, रॉन्ग है तो 0। इस टाइप से अच्छी तरीके से टीचर के लिए भी हेल्पफुल रहता है और बच्चों को भी बहुत अच्छी तरीके से ये मार्किंग करने में, मतलब बच्चों के लिए मार्किंग करने में बहुत अच्छा हेल्प होता है टीचर्स के लिए, ठीक है। Efficiently grades और marks and many assessments for a large group of students, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेकर एक साथ क्या कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं टीचर की, ठीक है। डिफाइंस क्लियर गाइडलाइंस फॉर मॉडरेशन, कहाँ कहाँ क्या ज़रूरत है और मॉडरेट करने की और ब्रीफ बनाने की, कहाँ उन्हें रिजल्ट ठीक करना है, इस तरह से टीचर को बहुत अच्छा गाइडलाइन मिल जाता है। एंड प्रोवाइड्स मोर ऑब्जेक्टिव डाटा, और अगेन बहुत ऑब्जेक्टिव डाटाज भी मिल जाते हैं फॉर एनालिटिक्स, कहाँ उन्हें एनालिसिस करना है, ठीक है। So, assessment rubrics can be counted as one of the innovations in evaluation system, और इसलिए हम assessment rubrics को आजकल ज़्यादातर काउंट कर रहे हैं एक इनोवेशन के तरह से evaluation system में, ठीक है। The assessment criteria define the characteristics or traits to be judged, which should be derived from the course learning outcomes and indicate what is expected to be demonstrated. So, असेसमेंट क्राइटेरिया जो है वो क्या डिफाइन करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्राइट्स टू बी जज, जो हमें जज करना है, इट शुड बी डिराइव्ड, कहाँ से आना चाहिए, फ्रॉम द कोर्स लर्निंग, जो बच्चों को हमने सिखाया उससे बच्चे ने क्या सीखा है, और उन्होंने इंडिकेट व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड, और हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम क्या डेमो दे सकते हैं, ठीक है, वो इंडिकेट करता है, ठीक है। नाउ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, level of performance is the rating or measure on the degree of achievement on a particular criterion as specified by the rubric, that is excellent, good, satisfactory, poor, etc. So level of performance क्या है, ये एक रेटिंग है, ठीक है, ये रेट करने में, मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑन द डिग्री ऑफ अचीवमेंट, जो बच्चे ने अचीव किया है उसको मेजर करने में हेल्प करता है। ऑन ए क्राइटेरियन, पार्टिकुलर क्राइटेरियन एज स्पेसिफाइड बाय रूब्रिक, जो कि एक्सीलेंट हो सकता है, जो हम ग्रेडिंग दे सकते हैं, एक्सीलेंट, अगर बहुत अच्छा किया तो एक्सीलेंट, अगर उससे थोड़ा कम है तो गुड, उससे थोड़ा कम है तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर बच्चे का अचीवमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है दैट इज पुअर, ओके। नाउ डिस्क्रिप्टर्स, डिस्क्रिप्टर्स आइडेंटिफाई द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट अचीवमेंट ऑफ ईच लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ईच क्राइटेरियन। तो डिस्क्रिप्टर्स क्या है, इट आइडेंटिफाइज द क्वालिटीज, बच्चों का क्वालिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट अचीवमेंट ऑफ ईच लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ईच क्राइटेरिया, हर एक क्राइटेरिया के लिए जो परफॉर्म किया जाएगा उनका अचीवमेंट बच्चों का देखने के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो हमारा आइडेंटिफाई करता है डिस्क्रिप्टर्स। द डिस्क्रिप्टर्स मतलब डिस्क्राइब करता है कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है, उसका लेवल क्या है, वो डिस्क्रिप्शन जो हमें मिलेगा दैट इज डिस्क्रिप्टर्स, ओके। नेक्स्ट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्टर्स जो है लिस्ट किया जाता है किस तरीके से, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ से हम दे सकते हैं कि इस तरह का बच्चे ने अचीव किया है। दे प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द एक्चुअल जजमेंट ऑन द असेसमेंट टू मैच स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, इस तरह से हम जज कर सकते हैं आफ्टर द असेसमेंट, ठीक है, टू मैच स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, बच्चे ने जो परफॉर्म किया है उसे जज करने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देंगे जिसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टर्स, ओके। Now, use of technical interventions. Use of technological interventions. Technological interventions क्या है, आइए देखते हैं। With the proliferation of different types of access devices, especially mobile access devices, technology has the potential to augment traditional classroom practices and revolutionize learning and evaluation methods. So, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है, दैट मीन्स यहाँ टेक्नोलॉजी की बात होगी, ओके। सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, सिंस टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ किया हुआ दैट मीन्स ये हमारे पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की बातें चल रही है
कि जितना हम डिवाइस एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जितना हम डिजिटल डिवाइस यूज़ करे जा रहे हैं उतना ही, जैसे कि मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, कुछ भी हुआ, टेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल टू ऑगमेंट ट्रेडिशनल क्लासरूम प्रैक्टिसेस। एंड टेक्नोलॉजी जो क्या कर रहा है, हमारे जो क्लासरूम प्रैक्टिस जो स्टार्टिंग में चल रहा था उससे बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज कर दिया है लर्निंग को और इवोल्यूशन मेथड को, मतलब बहुत ही वास्ट चेंज ला दिया है हमारे बच्चों को सिखाने के लिए जो प्रोसेस है, मेथड्स है उसमें, और बच्चों का इवोल्यूशन मेथड जो हम लोग उनका क्लास टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, उस प्रोसेस मेथड को भी बहुत ही रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, यानी बहुत वास्ट चेंज ला दिया है, ठीक है, इस प्रोसेस में। टेक्नोलॉजी इनफैक्ट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट ड्राइवर टू इनेबल लाइफ लॉन्ग लर्निंग। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो सकता है, बच्चे लाइफ लॉन्ग लर्निंग को मतलब बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मतलब उन्हें ज़िंदगी भर वो चीज़ याद रह जाएगा। ऐसा प्रोसेस हमारे टेक्नोलॉजी में आ गया है कि बच्चे इजीली सीख जाते हैं और उन्हें लाइफ लॉन्ग याद रह जाता है, ठीक है। लर्निंग एंड एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज फैसिलिटेटेड बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू सेवरल मोड्स सच एज synchronous learning, semi-synchronous learning, blended learning, collaborative learning, flipped classroom, etc. So, लर्निंग एंड एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चे सीख रहे हैं या बच्चों को जितना फैसिलिटी दिया जा रहा है टेक्नोलॉजी यूज़ करा के बच्चों को सिखाने के लिए, जिसमें बहुत सारे मोड्स तरीके यूज़ किया कर रहे हैं, जैसे साइंक्रोनस लर्निंग हुआ, सेमी साइंक्रोनस लर्निंग हुआ, ब्लेंडेड लर्निंग हुआ, कोलैबोरेटिव लर्निंग हुआ, फ्लिप क्लासरूम हुआ। तो इतने सारे जो मोड्स दिए हुए हैं, जैसे साइंक्रोनस जो कि मतलब प्रोसेस चल रहा है, सेमी साइंक्रोनस में थोड़ी सी चेंजेस आए हैं, ब्लेंडेड लर्निंग जो कि बहुत ज़्यादा घुरा घुरा के हम पढ़ा रहे हैं एक ही चीज़ को, फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग जो एक साथ सोशल रूप से सोशल तरीके से बच्चों एक साथ ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, फ्लिप क्लासरूम जो कि फ्लिप प्रोसेस में चल रहा है हमारा क्लासरूम, एक्सेट्रा। ये सब हमारे आजकल न्यू टेक्निक्स है जिसकी वजह से आजकल बच्चों को पढ़ाने में सुविधा हो रही है, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को भी सीखने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो रही है, पर अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं। इससे दोनों तरह से हमारे जो बच्चे हैं और टीचर्स हैं, दोनों तरह से लर्निंग और सिखाने का, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मतलब रिवोल्यूशनाइज हुआ है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है और इवोल्यूशन सिस्टम में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं, जिससे बच्चे के मतलब बहुत इजीली हमें फीडबैक भी मिल जा रहे हैं और इस तरह से टीचर्स भी इसे बहुत अच्छी तरीके से रिमीडियल करके ठीक ठाक कर सक रहे हैं, ठीक है। नाउ MOOCs स्पेशली प्रोवाइडेड थ्रू स्वयं। तो हमने इसके बारे में एक क्लास में डिस्कस किया था वीडियो में, स्वयं के बारे में, जो कि ऑनलाइन एक ऐप है जिसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ दीज आर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एक प्रोसेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, स्वयं, एंड आर ऑफर्ड थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है जिससे बच्चे बहुत इजीली सीख पाते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स दैट इज LMS आर यूज्ड बाय इंस्टीट्यूशंस टू इंटीग्रेट द एंटायर टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है जिससे बच्चे को सिखाया जा रहा है, वो मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये आजकल इंस्टीट्यूशन में जैसे स्कूल में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है टू इंटीग्रेट द एंटायर टीचिंग, ताकि पूरा एंटायर जो टीचिंग प्रोसेस है, टीचर जो बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं और उसके दौरान बच्चे को जो एग्ज़ाम दिया जा रहा है, उसके सारे प्रोसेसेस एक साथ क्या हो गए हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर में आ गए हैं, जिसे आजकल इंस्टीट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टोटली मतलब ऑनलाइन डिजिटल प्रोसेस करना चाह रहे हैं जिससे और ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है प्रोसेस, ठीक है। For a typical examination department of an institution, automation is required right from registration of student to convocation through an integrated system. In fact, steps must be taken to implement a complete examination management system that considers the complete life cycle of examination process. The use of technology will reduce the dependency on human intervention and be error-free. So, जो हमारा typical exam system पहले चल रहा था एक स्कूल में, जिसमें ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट टू कॉन्वोकेशन थ्रू एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से जो स्टार्ट होता था बच्चों का एग्जाम स्टडी प्रोसेस एंड टू कॉन्वोकेशन थ्रू एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इस तरह से इंटीग्रेटेड सिस्टम में बच्चों को एक साथ बुलाकर हम उसे ऑटोमेशन प्रोसेस में बहुत ईजीली हम दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हमारा ओनली डिजिटल प्रोसेस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। In fact, steps must be taken to implement a complete examination management system.
अगेन हमें स्टेप्स लेना चाहिए एक कंप्लीट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम को, मतलब एग्ज़ाम को टोटली एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें जिसमें कंप्लीट लाइफ साइकिल हो एग्ज़ाम प्रोसेस का। ठीक है, एग्ज़ाम में जितने भी प्रोसेस होते हैं तो सारे प्रोसेस एक के बाद एक बहुत अच्छे तरीके से चलें। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ह्यूमन इंटरवेंशन। अगेन टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट जो है डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। ह्यूमन मतलब जो इंसान, हम जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एक दूसरे इंसान पर, वो डिपेंडेंसी भी निर्भरता भी बहुत कम हो जाएगी अगर टेक्नोलॉजी का हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। एंड भी एरर फ्री, अगेन हम एरर फ्री यानी गलती फ्री भी हो जाएंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है हमें सही बात बता देगी। जैसे मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, जो भी हुआ, ये सब क्या करते हैं बहुत अच्छे तरीके से मतलब सही ढंग से बताते हैं। लेकिन कभी कभी लोगों में कुछ कुछ गलत फहमियाँ होती है जिसकी वजह से बच्चों को भी गलत सीख दे देते हैं। बट कंप्यूटर या डिजिटल प्रोसेस में ये पॉसिबल नहीं है, तो एरर फ्री हो जाएगा। ओके, नाउ फॉलोइंग फंक्शंस हैव टू बी ऑटोमेटेड। क्या क्या चीज़ हमें ध्यान देना है, ऑटोमेटेड होना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड जनरेटिंग यूनिक PRN। सो ऑटोमेशन प्रोसेस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या ज़रूरी है। ऑटोमेशन मीन्स टू कनेक्ट ऑल द प्रोसेसेस। ओके, सो कनेक्शन में हमें क्या क्या ज़रूरी फंक्शन करने पड़ेंगे वो सब देखते हैं। जैसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड जनरेटिंग यूनिक PRN, और सारे बच्चों का अपना एक पर्सनल PRN नंबर रहेगा। फिलिंग अप ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीट नंबर सब बच्चों को अलग से मिलेंगे, सबको इंडिविजुअली, एंड एडमिट कार्ड्स मिलेंगे, हॉल टिकट्स मिलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ए लिस्ट ऑफ पेपर सेटर, अगेन पेपर सेट होगा। अगेन नेक्स्ट यूज ऑफ क्वेश्चन बैंक सिस्टम टू ड्रॉ क्वेश्चन सेट्स, क्वेश्चन पेपर जनरेशन, क्वेश्चन बैंक सिस्टम यूज होगा जिसमें बच्चों को बहुत सारे सेट्स मिलेंगे क्वेश्चन के, पेपर जनरेशन होगा। ओके, क्वेश्चन पेपर जनरेशन होगा। अगेन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन विद सिस्टम ऑफ एनक्रिप्शन। अगेन ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्वेश्चन पेपर को बच्चों को। नेक्स्ट बारकोड सिस्टम फॉर आंसर बुक में हर एक बच्चों को अलग अलग बारकोड मिलेगा। एंड दिस विल एलिमिनेट इशूज रिलेटेड टू एरर्स, अवॉइड माल प्रैक्टिस एक्सेट्रा, जिसकी वजह से कोई भी गलती नहीं हो पाएगी। ठीक है, डिजिटलाइजेशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स एंड ऑनलाइन ऑन स्क्रीन इवोल्यूशन ऑफ आंसर शीट्स। जो आजकल जितने भी एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं वो सब हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं ना। ऑनलाइन होने से क्या होता है, आंसर स्क्रिप्ट भी ऑनलाइन हो जाता है, और ऑन स्क्रीन इवोल्यूशन यानी जो टीचर्स हैं मतलब सिस्टम खुद चेक कर लेता है हमारे आंसर्स को, और इस तरह से हमें रिजल्ट मिल जाता है ना। तो वही डिजिटलाइजेशन हो रहा है सब प्रोसेस। नेक्स्ट ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, बच्चों का परफॉर्मेंस को हम ट्रैक कर पाएंगे। मार्क सबमिशन थ्रू ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, अगेन जो मार्क सबमिशन होगा वो भी ऑनलाइन होगा। व्यूइंग ऑफ रिजल्ट्स थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम, हम रिजल्ट्स को देख सकेंगे ऑनलाइन सिस्टम से। ऑनलाइन वेरिफिकेशन एंड रीवैल्यूएशन सिस्टम, अगेन ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा जो वेरीफाई करना है वेदर इट इज़ राइट, मतलब करेक्ट है कि नहीं, सब चीज़ वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा। अगेन री इवैल्यूएशन अगर करना है तो वो भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, द मेथड्स एंड टेक्निक्स मेंशन्ड अबव कैन बी कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम। और अभी इवैल्यूएशन सिस्टम में जो एग्जाम का प्रोसेस चल रहा है इसमें जितने भी नए नए क्रिएटिविटीज़ आए हैं यही सब प्रैक्टिसेस हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है ना हमारे न्यू इनोवेशंस में आ जाएंगे। ठीक है, देयर आर सम अदर इनोवेटिव वे टू इवैल्यूएट द लर्नर्स, प्लीज गो थ्रू नेट एंड सर्च फॉर और रेफर सम अदर ई-कंटेंट्स एंड बुक्स। आकर बहुत सारी इनोवेटिव और भी वेज है जो बच्चों को हम इवैल्यूएशन करने में यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप और नेट और साइट्स वगैरह बुक्स कंटेंट्स जो भी है उससे भी आप और रेफर कर सकते हैं। ओके, सो अभी तक हमने इनोवेशंस पूरा स्टडी कर लिया जो हमारे बच्चों को इवैल्यूएशन के दौरान ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और हमारे एक दो क्लासेस रहेंगे जिसमें हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड पे रहेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग MCQ जो कि टोटली हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, सो हमारे मैं अभी तक फिलहाल एक क्लास करके मैं हर एक सब टॉपिक्स को आपको डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो उन सब टॉपिक्स को मैंने अभी तक कंप्लीट किया है। 7 क्लास लिया है आज मैंने, और इसके बाद अभी और एक दो क्लास लेनी पड़ेंगी, एंड आफ्टर दैट हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग MCQs रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड विच विल बी कमिंग ऑन योर UGC नेट, या फिर वो आपके ऑलरेडी आ चुके होंगे। मैं इस तरह से देखकर जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे MCQs रहेंगे वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले और आप उसे पढ़ सकें, देख सकें और एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ओके, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।